हेलो एंड वेलकम अगेन फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम बात करने वाले हैं किडनी हिस्टोलॉजी एंड फंक्शंस के बारे में, यानी किडनी के जो ओतिकी है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जा रही है और उनके कार्यों के बारे में। इससे पूर्व वाले वीडियो में हम लोग इनके कई ऑर्गन्स जैसे कि हम लोग लीवर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, इसके अलावा पैनक्रियाज, इनके स्ट्रक्चर और उनके कार्यों के बारे में जान चुके हैं। इसमें आप लोग जो किडनी है ये आप जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन्स हैं, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो किडनी है यानी जो हमारे वृक्क हैं वो यूरिनरी सिस्टम का एक भाग है और यूरिनरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें जो भाग बनाते हैं पूरे सिस्टम को, उसमें है अपने 2 किडनियाँ, 2 यूरेटर, यानी यूरेटर का मतलब 2 मूत्र नली जो कि किडनी से निकलती है, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरिथ्रा जहाँ से यूरिन पास आउट किया जाता है। यानी 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 यूरिनरी ब्लैडर जिसको मूत्राशय कहते हैं और एक यूरिथ्रा, इनसे मिलकर पूरा यूरिनरी सिस्टम बनता है। मैं यहाँ आपको सिर्फ किडनी की स्ट्रक्चर्स, उसकी हिस्टोलॉजी और उनके कार्यों के बारे में फोकस रखेंगे। हम लोग यहाँ पर फिजियोलॉजिकली कोई बात नहीं करेंगे, एनाटॉमिकली और स्ट्रक्चरली बात करेंगे। हम फिजियोलॉजी जब पूरी तरह से जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। ओके, यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड या हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड, उत्सर्जन तंत्र से रिलेटेड हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है, जिसमें सबसे पहले बात करें नेफ्रोलॉजी क्या होती है। नेफ्रोलॉजी ब्रांच, पहले तो इस वर्ड को मतलब समझते हैं। नेफर का मतलब होता है किडनी, ओलॉजी स्टडी ऑफ, सब जगह ओलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी उसकी स्टडी करना, यानी किडनी की स्टडी नेफ्रोलॉजी है। सरल शब्दों में हम लोग वृक्क की जो अध्ययन कर रहे हैं वो ही नेफ्रोलॉजी है, लेकिन साधारण रूप से नहीं, वो एक वैज्ञानिक तरीके से स्टडी होनी चाहिए, तभी जाके उसको नेफ्रोलॉजी में माना गया है। जब हम किसी भी ब्रांच में स्टडी करते हैं तो उस सब्जेक्ट से या उस ब्रांच से पर्टिकुलर हम लोग उसी चीज़ पे फोकस रखेंगे। जैसे कि यहाँ नेफ्रोलॉजी क्या है, इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द किडनीज। जो किडनीज है उसकी साइंटिफिक वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना नेफ्रोलॉजी है। अब यहाँ पर जो स्टडी में क्या क्या पार्ट कवर करेंगे, एनाटोमी, उसकी जो बनावट है उसके बारे में, फिजियोलॉजी यानी उसकी कार्य की है, वो किस तरह से फंक्शन करती है, और पैथोलॉजी और बीमारियों से संबंधित उसके जो काम, मतलब जो बीमारियां होती हैं उनको हम लोग इस पार्ट में अध्ययन करते हैं। ये हो गई नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट जो ब्रांच है यूरोलॉजी। यूरो मीन्स क्या होता है, यूरिन, पेशाब से मतलब होता है। ऐसी ब्रांच जो यूरिन से संबंधित हो वो यूरोलॉजी है। The branch of medicine that deal with male and female urinary system। सरल शब्दों में यूरिनरी सिस्टम से जिस ब्रांच में मेडिसिन की जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं वो यूरोलॉजी है। अब यूरोलॉजिस्ट क्या होता है? यूरोलॉजिस्ट पर्सन को कहते हैं, मतलब जो यूरोलॉजी की चीज़ में एक्सपर्ट हो उसको हम लोग यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। ए फिजिशियन वो स्पेशलाइज इन यूरोलॉजी ब्रांच ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन की जो यूरोलॉजी ब्रांच होती है उसमें कोई भी एक्सपर्ट होगा उसको हम लोग यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसके अलावा जैसे आपने ऐसे टर्मिनोलॉजी सुनोगी कि एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में एक्चुअली हम लोग इंसेक्ट का अध्ययन करते हैं, लेकिन एक होता है एंटोमोलॉजिस्ट, यानी जो इंसेक्ट विज्ञान को जानता है, उसमें वो स्टडी कर रहा है, उसको एंटोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, तीनों टर्मिनोलॉजी को ध्यान रखेंगे। नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी यूरिन से संबंधित है, यूरोलॉजिस्ट जो कि यूरोलॉजी ब्रांच में काम कर रहे हो उनको हम लोग यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। इसी में कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है एनाटॉमी ऑफ किडनी, किडनी की एनाटॉमी कैसे होती है। आपको ये विदित है कि किडनी है वो पेड़ में पाई जाती है, मीन्स हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती है। इनका जो कलर होता है वो रेडिश होता है। हाँ, अलग अलग एनिमल्स में हो सकता है ये कलर अलग अलग हो, लेकिन ह्यूमंस में इसका कलर रेडिश कलर का होता है। ए टाइपिकली एडल्ट किडनी इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड हो गई
एंड वेट लगभग 135 टू 150 ग्राम्स होता है। यानी जो इसकी अगर लंबाई की बात करें तो इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यानी जो किडनी इस तरह से है स्ट्रक्चर्स, तो अगर इसकी इस तरह से लेंथ की बात करें, ये लंबाई की बात करें तो ये लंबाई होगी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर। और अगर इसकी चौड़ाई की बात करें, यानी ये इसकी चौड़ाई हो गई, इसकी बात करें तो 5 टू 7 सेंटीमीटर ये इसकी चौड़ाई हो जाती है। और वजन के हिसाब से इसका वजन होता है 135 से 150 ग्राम के आसपास, लगभग एडल्ट की बात है ये, उसमें इतना इसमें वेट होता है। अब हम इसकी बात करें आकार की, तो आकार इसका जो होता है वो बीन शेप का होता है। बीन्स एक प्रकार की दाल होती है जिसका आकार इस तरह का होता है, यानी इस तरह के आकार के, उनकी किडनी भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए इसको बीन शेप नाम दिया गया है। ऑर्गन ये पाया जा रहा है। अगर हम इसकी पोजीशन को देखें, यानी हमारे शरीर में इसकी पोजीशन स्थिति कहाँ पर है, तो किडनीज आर लोकेटेड बिटवीन T12 टू L3 वर्टिब्री। जो हमारे शरीर में जो वर्टिब्रीज पाई जाती है, कशेरुकाएँ पाई जा रही है बैक साइड में, वर्टिब्रल कॉलम जिसको कह रहे हैं, उसकी छोटी छोटी जो यूनिट है उसमें कशेरुकाएँ पाई जाती हैं। उन कशेरुकाओं में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। सर्वाइकल जैसे गर्दन की तरफ पाई जा रही है उसको अलग नाम दिया गया है। अपने थोरैक्स रीजन में जो पाई जाती है उसको अलग नाम दिया गया है, जैसे वक्सीय कशेरुकाएँ कहते हैं। जो पेट में पाई जाती है उनको उदर कशेरुकाएँ कहते हैं। तो ये आपको पता है कि ये एक लंबी स्ट्रक्चर्स है। तो यहाँ पर जो किडनी की पोजीशन होती है वो जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है उसके दोनों तरफ पाई जाती है, और ये दोनों तरफ भी लगभग जो इनकी स्थिति होती है T12 मतलब थोरेसिक जो वर्टिब्री है वो होती है 12 तक। तो इसकी जो पोजीशन होती है वो T12 से L3 तक, यानी 4 वर्टिब्री के आसपास ये अपना स्थान लेती है। T लास्ट वाली है और L1, L2 और L3 यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 उधर वाली जो कशेरुकाएँ हैं वहाँ की 3 कशेरुकाएँ लेकर ये इनकी वहाँ तक पोजीशन होती है। अब हम बात करें या इसको और समझें तो दे आर पार्शली प्रोटेक्टेड बाय 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स। आपको ये विदित होगा कि 12th पेयर जो रिब्स पाई जा रही है, 12 जोड़ी जो पसलियाँ पाई जा रही हैं, उसमें 11वें नंबर की और 12वें नंबर की जो रिब्स पाई जा रही है उनके द्वारा ये कुछ हद तक कवर की जाती है, प्रोटेक्ट की जाती है। आप किडनीज को सामने की तरफ फील नहीं कर सकते। आप बैक साइड में आप जब अपने आप का रिब्स के जहाँ पे लगभग ख़त्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, उसके जस्ट नीचे की तरफ ये जो किडनी है वो पाई जा रही है। द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीवर। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जा रही है, लेकिन दोनों की पोजीशन एकदम बराबर नहीं होती है। बराबर इन द सेंस है ये है कि जैसे ये एक किडनी है, एक की साइज़ तो बीन शेप की होती है और ये एक इस तरह की मान लीजिए। तो हमारे शरीर में क्या है, एक किडनी होती है वो नीचे की तरफ होती है, यानी ये जो राइट साइड की जो किडनी है वो नीचे की तरफ होती है, और ये हम कहें कि ये थोड़ी सी हमें ऊपर लगती है। इसका रीज़न ये है कि जब आपने ह्यूमन सिस्टम पढ़ा होगा तो ये स्टोमक है, इसके बाद में इंटेस्टाइन जो आती है, लेकिन इसके ऊपर की तरफ लीवर का इफेक्ट आता है। तो लीवर की वजह से, लीवर स्पेस कवर करने से ये थोड़ा नीचे की तरफ इसकी पोजीशन होती है। ये आप ध्यान रखेंगे, लीवर की वजह से राइट जो किडनी होती है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है, थोड़ा सा। देयर पोजीशन इज पोस्टीरियर टू पेरिटोनियम ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इनकी जो पोजीशन होती है वो कि जो पेरिटोनियम, मैंने बताया था कि पेरिटोनियम एक्चुअली किस प्रकार के स्ट्रक्चर है, तो पेरिटोनियम के बाहर की तरफ स्थित होने के कारण इसको रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहा गया है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एग्जांपल्स बताओ जो कि रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन की तरह काम करते हैं या रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है, तो उसमें से किडनी एक शामिल है। ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करें कि इसी को हम देख लेते हैं कि बॉडी में इसकी पोजीशन किस तरह से है, कहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर जो किडनी हमें 2 दिखाई दे रही है, ये है
राइट किडनी और दूसरी तरफ जो है लेफ्ट किडनी। अभी मैंने बताया था कि जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा आपको ध्यान लग रहा होगा कि थोड़ा सा नीचे की तरफ है। अगर मैं इसको इस तरह से एक बराबर की लाइन खींचूं तो थोड़ा सा हमें नीचे लग रहा है। इनके ऊपर किडनी जो आपको दिखाई दे रही है, ये जो आपको किडनीज दिखाई दे रही है, इनके ऊपर एक ग्लैंड्स पाई जाती है। जब हम एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे, अंतःस्रावन जो तंत्र पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है और उनके कार्यों के बारे में जानेंगे। ये हो गया राइट एंड लेफ्ट किडनी। अब इनसे जो ये नलियाँ निकलती है, 2 नलियाँ निकलती है, जो कि अभी बताया था कि यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है। एक होती है राइट यूरेटर और जो लेफ्ट की तरफ पाई जा रही है उसको लेफ्ट यूरेटर नाम दिया गया है, जिसको या कहें मूत्रवाहिनी कह सकते हैं। इसके बाद में ये मूत्रवाहिनी आगे जाकर यूरिनरी ब्लैडर में जाकर ओपन होती है। ये जो आपको पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये है यूरिनरी ब्लैडर और लास्ट में यूरिथ्रा के थ्रू ये बाहर यूरिन बाहर कर दिया जाता है। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है एक फीमेल का है, तो आपको इसमें से यूट्रस पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा, यूट्रस से कंफ्यूजन ना हो आप। और आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, रेक्टम बैक साइड का जो पोर्शन है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसके अलावा इसमें जो किडनीज दोनों पाई जाती हैं, इनमें से ब्लड को लेने, मतलब ब्लड का सप्लाई भी जरूरी होती है। तो एक तो ब्लड को इनमें पहुंचाने का काम करती है और जब पहुंच गया है उसको वापस उसको कलेक्ट करने का भी काम होता है, जिसमें से जो वेन्स पाई जा रही है और दूसरी पाई जा रही है आर्टरी। आप जानते हैं कि जो प्योर ब्लड होता है उसकी बॉडी में, उसकी सप्लाई बॉडी में आर्टरीज के थ्रू होती है, उसके द्वारा होती है, और जो वेन्स होती है उनके द्वारा ब्लड पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट की तरफ लाया जाता है। तो आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, जो बड़ी बड़ी है इनको ये नाम दिया गया है। आगे पढ़ते हैं इसमें एनाटॉमी ऑफ किडनी। अब हम बात करेंगे कि किडनी के चारों तरफ कुछ लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें ईच किडनी सराउंडेड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। ऊतकों की 3 लेयर्स, 3 आवरण जो कि किडनी के ऊपर पाए जाते हैं, उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो आवरण होता है वो रीनल कैप्सूल होता है, दूसरा जो आवरण होता है वो एडिपोज कैप्सूल, और थर्ड जो आवरण पाया जाता है उसको रीनल फेसिया कहते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं रीनल कैप्सूल को। रीनल कैप्सूल जो होता है वो सबसे बाहर की तरफ पाया जाने वाला आवरण है। इसको ये डेंस इनरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है और ये कंटिन्यूअस विद द आउटर लेयर ऑफ यूरेटर। यूरेटर यानी यहाँ पर जो हमारी मूत्रवाहिनियाँ हैं उनके साथ में ये टिश्यू मतलब बराबर जुड़ा हुआ रहता है, कंटिन्यूअस रहता है। ये जो रीनल कैप्सूल है उसका काम ट्रोमा से बचाने का होता है। ट्रोमा मीन्स मतलब एक्सीडेंटली जो स्ट्रोक लगते हैं, धक्के लगते हैं या सडनली कुछ घटना होती है, उनसे उनको किडनीज को थोड़ा प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। साथ ही साथ इसके अलावा जो किडनी की आकार है उसमें आकार को बनाए रखने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। दूसरा जो आवरण पाया जाता है वो एडिपोज कैप्सूल है। ये मिडिल लेयर है, बीच में पाया जा रहा है। मास ऑफ फैटी टिश्यू, इसमें क्या पाया जाता है? फैटी टिश्यू पाया जाता है। और फैटी टिश्यू पाए जाने के कारण ये भी क्या करता है, ये ट्रोमा से प्रोटेक्ट करने, किडनी को प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षा का काम कर रहा है। इसके अलावा ये जो एब्डोमेनल कैविटी है उसमें किडनीज को एक जगह बांधे रखता है, यानी किडनी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करने में मदद कर रहा है। यानी अगर किडनी फ्लोटिंग करती रहेगी तो डिसलोकेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, इसकी एक्टिविटी, फंक्शनल एक्टिविटी भी खराब हो सकती है। इसलिए एडिपोज कैप्सूल भी काफ़ी मदद करती है। जिनमें एडिपोज कैप्सूल जिन मनुष्यों में कम पाया जाता है या फैटी टिश्यू बहुत कम रह गया हो, उसमें फ्लोटिंग किडनी पाई जाती है। मीन्स उनमें मूवमेंट बढ़ जाते हैं किडनीज में और कई प्रकार की यूरिनरी ट्रैक्ट की या यूटीआई सी समस्याएं उनमें बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करें थर्ड, जो सबसे अंदर की तरफ है, रीनल फेसिया सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल इस संदर्भ में कह रहे हैं ये किडनी के जस्ट
जस्ट जहाँ से शुरू हो रही है वहीं पे वहाँ पर ये पाया जाता है। इसके ऊपर की तरफ एडिपोज और उसके ऊपर रीनल कैप्सूल पाया जाता है। ये भी डेंस इरेगुलर टिश्यू का, कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर बना होता है और ये क्या करता है कि इसको एब्डोमिनल वॉल में इसको बना के रखने में इसकी मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करें, ये है किडनी की, आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये एलएस लिया हुआ है। आपको ये विदित होगा कि ये राइट होगा या लेफ्ट होगा। आप डायग्राम के थ्रू जान सकते हैं कि ये लेफ्ट हो सकता है या राइट किडनी हो सकती है। आपको पूछा भी जा सकता है कई बार कि आप बताओ कि ये लेफ्ट किडनी है या राइट किडनी है, तो आप इसकी पोजीशन देख के बता सकते हैं। इसकी कॉनकेव सरफेस और कॉन्वेक्स सरफेस को देख के आप बता सकते हैं कि ये राइट है या लेफ्ट है। ये एक राइट किडनी है जिसमें हम कुछ इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले अगर इसको देखें आउटर बाहर की तरफ से, तो किडनी को दो मुख्य भाग में बांटा गया है। जो आपको सबसे बाहर की तरफ जो भाग दिखाई देता है ये है रीनल कोर्टेक्स। दूसरा जो भाग होता है रीनल मेडुला, जो आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ के बाद में ये जो भाग दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये रीनल मेडुला है। ये दोनों पार्ट्स महत्वपूर्ण हैं यहाँ पर। इसके अलावा इसमें कुछ कॉलम्स पाए जाते हैं। कॉलम्स यानी जो ये पिरामिड से स्ट्रक्चर बन रही है इस तरह की, इनके बीच में ये कोर्टेक्स का जो भाग है ये कहलाता है रीनल कॉलम, और जो ये पिरामिड बन रहे हैं बहुत सारे, ये कहलाते हैं रीनल पिरामिड। ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ये मेडुला में पाए जा रहे हैं। दो भाग हैं, एक हो गया बाहर का भाग कोर्टेक्स भाग, और दूसरा अंदर की तरफ जो भाग पाया जाता है उसको कहते हैं मेडुला भाग। अब है रीनल पेपिला। रीनल पेपिला आप ध्यान से देखिए, जहाँ पर जो पिरामिड जो खत्म हो रहा है वो भाग कहलाता है रीनल पेपिला। इसके बाद में यहाँ आपको वाइट वाइट कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, जैसे यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ये है फैट सेल, यानी यहाँ पर ये वसा है जो इसको ज़्यादा मूवमेंट करने में मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो उसको रोकने में मदद करती है। ये हो गया बाहर का आवरण रीनल कैप्सूल जो कवरिंग की तरफ पाया जा रहा है। इसके अलावा इसको आप ठीक से देखेंगे तो इसमें हम लोग पैसेज देखते हैं, जो हमारा जो, क्योंकि यूरिन जो किडनीज है उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि जो हमारा जितना भी ब्लड है उससे वेस्ट मटेरियल को या उसमें जितने भी जो ख़राब चीज़ें हो चुकी है उनको बाहर करने का। तो इसमें ब्लड आता है और वापस भेज दिया जाता है, यानी इसमें छनने की प्रक्रिया होती है। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है इस प्रक्रिया में, पूरी प्रक्रिया में यूरिन को बनाने में महत्वपूर्ण जो योगदान होता है उसमें होता है नेफ्रॉन का काम। तो आपको यहाँ पर एक नेफ्रॉन दिखाई दे रहा होगा, ये है नेफ्रॉन। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये नेफ्रॉन है। ये मिलियंस में पाए जाते हैं, लगभग 1 मिलियन के आसपास ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है। ये है नेफ्रॉन। इसमें जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगी, यहाँ से आपने पढ़ा होगा नेफ्रॉन में बाउवेन कैप्सूल होता है, इसके पार्ट्स पड़े होंगे, हेनले लूप होता है। ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से दिखाई दे रही है। जो ऊपर वाला भाग है वो कोर्टेक्स में स्थित है और बाकी का जो भाग है वो मेडुला भाग में स्थित है। कलेक्टिंग डक्ट से जो छनकर जो चीज़ें आ चुकी है उसके बाद में उनका मूवमेंट होता है पेपिलरी डक्ट में, और पेपिलरी जो डक्ट होता है वो रीनल पिरामिड में होता है। इसके बाद में माइनर कैलिक्स में जाता है यूरिन, माइनर से मेजर कैलिक्स में और रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस मतलब जो ये भाग है ना, उसमें जो खांच ग्रूव्स जो पाई जा रही है, खांच जो पाई जा रही है उसको नाम दिया गया है रीनल पेल्विस। ये रीनल पेल्विस के बाद में मूत्र वाहिनी में मूत्र आता है, यहाँ ये पैसेज हो गया। उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर में जाके यूरिन इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पर स्टोर होता है। उसके बाद में 300 और 400 ml के आसपास जब हो जाता है या लगभग इसी रेंज में, स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो सिग्नलिंग भेजते हैं ब्रेन को कि आपका यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है, आप यूरिन के लिए जाओ, ये मैसेज चला जाता है। ओके, अब इसी आगे और पढ़ते हैं इसी में हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी।
अब हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी एक्चुअली हम यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, उनमें हम कन्फ्यूजन नहीं होंगे। मॉर्फोलॉजी जो हमें बाहरी रूप से दिखाई दे रही है, एनाटॉमी शरीर की जो बाहरी रूप से जो दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जो इंटरनली जो स्ट्रक्चर हमें आँखों से हमें जो दिखाई दे सकती है वो हो गई उसकी एनाटॉमी। और वो स्ट्रक्चर्स जिसको हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू यानी सूक्ष्मदर्शी का सहायता लेते हुए हम उन संरचनाओं को देख सकते हैं, वो होती है हिस्टोलॉजी में। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हिस्टोलॉजी होती है उसमें क्या होता है, इस सेल्स की स्टडी की जाती है, कोशिकाओं की स्टडी की जाती है। अब यहाँ पर जो स्टडी है हिस्टोलॉजी ऑफ किडनी, यानी जो किडनी में जो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जा रही है उनकी स्टडी हिस्टोलॉजी है। यहाँ इसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक ही पार्ट्स को कवर करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम किडनी की और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो जो किडनी की जो हमारी बॉडी में जो पोजीशन होती है, वो अगर हमें उसको स्टडी करना है तो उसकी सबसे बढ़िया, अभी जो हम पिक्चर भी देख रहे थे वो है LS था, यानी L और S, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहते हैं। इससे हमें आराम से 2 पार्ट्स दिखाई देते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स भाग और दूसरा भाग होता है मेडुला भाग। इन दोनों को आप जान चुके हैं। जो बाहर की तरफ भाग होता है उसको रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो अंदर की तरफ पाया जाता है उसको रीनल मेडुला कहते हैं। रीनल रीनल जो वर्ड है वो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पर रीनल मेडुला नाम दिया गया है और रीनल कॉर्टेक्स इसलिए नाम दिया गया है। इसके अलावा माइनर कैलिक्स और मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स आगे जाके मेजर कैलिक्स में ओपन होता है, जिसके बारे में आप देख चुके हैं। फिर से एक बार देख लो, ये है, यहाँ पर था, ये जो भाग है यहाँ पर जो ओपनिंग हो रही है, यहाँ पर ओपनिंग होगी, यहाँ पर ओपनिंग होगी, ये थे माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स के बाद में जो आता है, जहाँ 2-3 माइनर कैलिक्स आपस में जाके ओपन हो जाती है, वो पार्ट होता है मेजर कैलिक्स। ओके, हमारे वापस टॉपिक पे चलते हैं। ये है माइनर कैलिक्स और दूसरा था हमारे पास मेजर कैलिक्स। जो माइनर कैलिक्स है वो फनल शेप की होती है। फनल आपने देखा ही होगा, इस तरह का फनल पाया जाता है, इस तरह का फनल, ताकि ऊपर में से कुछ चीज़ें इसमें डाली जाती है और वो इसमें इकट्ठी कर दी जाती है। ये है फनल शेप की माइनर जो कैलिक्स होता है, और ये पर किडनी में 8 से 15 तक पाए जाते हैं। यानी ये लगभग जो मेडुला में जो पिरामिड स्ट्रक्चर पाई जा रही है उनके इक्विवेलेंट ये पाए जाते हैं, यानी पर पिरामिड एक ही पाए जाते हैं। मेजर कैलिक्स, दूसरा जो माइनर के बाद में जो भाग था मेजर कैलिक्स, फ्यूजन ऑफ माइनर कैलिक्स। जब माइनर कैलिक्स आपस में जुड़ जाते हैं तो मेजर कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो एक किडनी में 2 से 3 हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें रीनल ब्लड फ्लो। रीनल ब्लड फ्लो होता क्या है? ब्लड फ्लो थ्रू बोथ किडनीज। जो किडनी के द्वारा जितना भी ब्लड फ्लो किया जाता है उसमें बहता है वो रीनल ब्लड फ्लो होता है। इज़ अबाउट 1200 ml मिनट्स इन एडल्ट। जो पर मिनट में अगर इसकी बात करें तो 1 मिनट में ये 1 लीटर और 200 ml इतना पूरा जो ब्लड है वो दोनों किडनी से पास आउट हो जाता है विद इन 1 मिनट में। इसके अलावा इम्पोर्टेंट बात जो हम जान चुके हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें पार्ट है जो यूरिन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है वो है नेफ्रॉन, जो इसकी फंक्शनल यूनिट कहलाएगी। जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट कहलाती है वो है नेफ्रॉन्स, और इनकी संख्या होती है 1 मिलियन। ओके, नेफ्रॉन क्या होते हैं? नेफ्रॉन इट्स हैव 2 मेन पार्ट्स। नेफ्रॉन के 2 मुख्य भाग हैं। एक होता है रीनल कॉर्पस्कल और दूसरा जो भाग होता है रीनल ट्यूब्यूल सिस्टम। आगे देखेंगे कि रीनल कॉर्पस्कल क्या है और रीनल ट्यूब्यूल सिस्टम क्या है, दोनों को हम जानेंगे। रीनल ट्यूब्यूल सिस्टम एक्चुअली जिसमें प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स यानी समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, संग्रह नलिका, ये इसके ट्यूब्स के भाग हैं, यानी नलियों के भाग हो गए। और कॉर्पस बाउमन कैप्सूल आपने जहाँ पढ़ा होगा, जहाँ एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियल्स आपस में जाके एक ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन करती है और वहाँ प्रेशर के थ्रू यूरिन अपना ब्लड छनता है और उसमें से यूरिन का फॉर्मेशन किया जाता है।
प्रोड्यूस कंसनट्रेटेड यूरिन। नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन में मदद करते हैं और इसको कंसनट्रेट मतलब इसको सांद्रित करने में भी मदद करते हैं। अब हम बात करें आगे, रीनल कॉर्पस्कल आर लोकेटेड इन कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स रीजन वाइल देयर ट्यूबुलर सिस्टम एक्सटेंडेड इनटू द मेडुला रीजन। ये भी हम जानेंगे। जो हमारी किडनी है, जिसमें हमने ध्यान से देखा था कि दो भाग हैं, एक हो गया भाग जो बाहर की तरफ जो भाग था उसको हमने नाम दिया था कॉर्टेक्स भाग, अंदर की तरफ भाग था उसको हमने नाम दिया था मेडुला भाग। अब जो रीनल कॉर्पस्कल भाग है वो कॉर्टेक्स भाग में पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जो ट्यूबुलर भाग है वो ज़्यादातर भाग उसका मेडुला भाग में पाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके आधार पर कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ ज़्यादा अपना प्रतिशत बनाएगी या किस अनुपात में ज़्यादा कहाँ पर पाई जा रही है, इसके आधार पर नेफ्रॉन्स के दो प्रकार हो जाते हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा होता है जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। डिटेल से हम लोग बाद में जान लेंगे इनको, जब हम लोग फिजियोलॉजी प्रॉपर पढ़ेंगे, जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम लोग इसकी सभी पार्ट्स की स्ट्रक्चर्स और जब इनकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल से जान लेंगे। एक बार इनको समराइज करने के लिए ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं। ये था हमारा नेफ्रॉन। सबसे पहले ये किडनी है। किडनी के दो पार्ट हो गए, बाहर का भाग और अंदर का भाग, यानी कॉर्टेक्स और मेडुला भाग। इसी में आपको नेफ्रॉन बताया गया था। ये नेफ्रॉन वही स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये हो गया सबसे इसका पहला पार्ट जो कि बाउमैन कैप्सूल के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। ये बाउमैन कैप्सूल, ये यहाँ पर ये पाया जा रहा है। बाउमैन कैप्सूल ध्यान से देखेंगे जब आप, तो इससे एक ट्यूब निकल रही है। बाउमैन कैप्सूल से ट्यूब निकल के प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करती है। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल के बाद में जब आप और ध्यान से देखेंगे तो लूप ऑफ हेनले के दो पार्ट हैं, थिक सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब। ये इसके दो भाग हैं, ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट भाग है डिस्टल ट्यूब्यूल, यानी जिसको हम हिंदी में कहें तो दूरस्थ नलिका। इसके बाद में आगे जाके कनेक्टिंग ट्यूब्यूल, कॉर्टिकल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मेडुला। अब ये देखो यहाँ पर जो एक डॉट डॉट लाइन जो खींची हुई है, ये इसका मतलब जो ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये जितने भी पार्ट्स पाए जा रहे हैं ये कॉर्टेक्स भाग में पाए जा रहे हैं, और जो नीचे की तरफ जो पाए जा रहे हैं वो मेडुला भाग में पाए जा रहे हैं। इसलिए इनको नाम अलग अलग दिया जा रहा है। जहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट ऊपर नाम दिया है कॉर्टिकल कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल्स और नीचे दी मेडुलरी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ये संग्रह नलिका ही है, लेकिन मेडुला भाग में होने के कारण उसको मेडुलरी कलेक्टिंग डक्ट ट्यूब्यूल कहा गया है, और आगे जाके ये कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाती है। हम जो यहाँ पर जो हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, अब जो वो हमारी इसको जो किडनी है इसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स या डिवाइड करके देखें तो हमें अलग अलग प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती है। हमने यहाँ पर जो आपके लिए रखा है वो यहाँ पर जो बाउमैन कैप्सूल में जो सेल्स पाई जा रही है उसको यहाँ पर आधार बनाया है। यानी हमने जो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये बड़ा करके यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें आपको एफरेंट आर्टरियोल्स यानी इसमें जो ब्लड लेके आएगी, फिर इसके बाद में इसका जाल बन जाता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस कहते हैं। इसके बाद में ये वापस चली जाती है यहाँ पर, और एक इसके बाद में यहाँ पर पीसी जो समीपस्थ कुंडलित नलिका इस तरफ जा रही है। इसमें किस प्रकार की सेल्स पाई जा रही है इनके बारे में अभी एक हिस्टोलॉजी का डायग्राम देखते हैं। इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले बाहर की तरफ आपको पैराइटल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलर कैप्सूल की पैराइटल लेयर दिखाई दे रही है। इसमें कुछ सेल्स बीच बीच में आपको कुछ सेल्स यहाँ पर कुछ सेल्स दिखाई दे रही है। ये है मीजेन ग्लियल सेल्स। इसके अलावा इसमें कुछ कैप्सुलर स्पेस भी पाए जाते हैं, यानी बीच बीच में कुछ जगह भी पाई जाती है। इसके अलावा पोडोसाइट सेल्स, जब आप पढ़ेंगे इंटरेस्टिंग, पोडोसाइट का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन होता है, पोडोसाइट सेल्स पाई जा रही है। इसके अलावा एंडोथीलियल ऑफ ग्लोमेरुलस, यानी एंडोथीलियल जो ब्लड की कैपिलरीज में कुछ सेल्स पाई जा रही है उनको नाम दिया गया है।
इसके अलावा असेंडिंग लूप। अब देखो जो असेंडिंग, ये बिल्कुल आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे ना तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वाला कहाँ पार्ट आ गया। तो जो यहाँ ग्लोमेरुलस का जो भाग है उसके पास से होके निकलती है ये, तो इसलिए यहाँ पर ये पार्ट भी दिखाया गया है। ओके, ये हो गए इसके। यहाँ पर कुछ जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स भी पाई जाती है, इनका भी इनके बीपी रेगुलेशन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इनकी हिस्टोलॉजी देखते हैं। ओके, ये बाउमैन कैप्सूल है, आप ध्यान में रखेंगे, जिसको एक और नाम दिया गया है ग्लोमेरुलर कैप्सूल्स। ओके, ये है बाउमैन कैप्सूल या ग्लोमेरुलस कैप्सूल की स्ट्रक्चर्स। इसको रीनल कैप्सूल, जब पूरा बाउमैन कैप्सूल और उसके अंदर जो ग्लोमेरुलस है उन दोनों को मिलाकर हमने इसको रीनल कैप्सूल कॉर्पस का नाम दिया गया है। ओके, हम इसी स्ट्रक्चर को देखते हैं। हमने यही स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें वही सेल्स दिखाई देंगी। ये जो यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, हमने इसी की हिस्टोलॉजी यहाँ पर पढ़ेंगे। ये है, आपको ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर जो घूमने वाली जो इस तरह की जो डक्ट्स थी वो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर बना रही। तो ग्लोमेरुलस की सेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। आपको मैं ये और बता दूं कि जो हिस्टोलॉजी है उसमें हम लोग स्टेन का यूज़ करते हैं, यानी कुछ रंगों का यूज़ करते हैं। हम साधारण शब्दों में कहें कि कुछ रंगों का यूज़ करते हैं, तो कुछ कोशिकाएं उन रंगों को एक्सेप्ट कर लेती है और जब हम उनको माइक्रोस्कोप के अंडर में लगा के देखते हैं तो हमें वो रंगीन कलरफुल दिखाई देती है। तो इस तरह से ये जो आपको 2-3 कलर यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ सबसे पहले ग्लोमेरुलस एक प्रकार की सेल्स आपको दिखाई दे रही है। दूसरी जो आपको बैंगनी कलर के से यहाँ दिखाई दे रहे होंगे पोडोसाइट सेल्स, वो इस तरह की दिखाई देंगे। कैप्सुलर स्पेस जो बीच बीच में जो पाया जा रहा है, ये बीच बीच में जो पाया जा रहा है ये कैप्सुलर स्पेस है जिसने कोई कलर नहीं लिया है लगभग। सिंपल स्क्वेबस एपिथेलियम, यहाँ पर जो एपिथेलियम सेल्स थी जो कवरिंग करके रख रही है वो यहाँ पर है। और ये देखो यहाँ पर पीसीटी का भाग, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटर, यानी जो पास में जो समीपस्थ कुंडलित नलिका थी वहाँ पर ये भाग वहाँ का है। एफरेंट आर्ट्रियोल्स जो बाहर वापस जाके आ रही थी, एक तरफ था ये पार्ट था इफरेंट का और दूसरी तरफ आपको ध्यान हो तो इस तरफ से दूसरी नली निकल रही थी। तो इफरेंट आर्ट्रियोल ये हो गई और जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो यहाँ पर है। फिर से देख लेते हैं, ये था एफरेंट आर्ट्रियोल और जो ये है इफरेंट आर्ट्रियोल। इसके अलावा यहाँ पर मैक्युला डेंसा की सेल्स पाई जा रही है, वो अलग कलर लिए हुए रहती है, ये मैक्युला डेंसा था। इसके साथ में ही असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये भी पाई जा रही है। इसके अलावा विसरल लेयर्स पाई जा रही है। पैराइटल सबसे बाहर का जो आवरण पाया जा रहा है उसको पैराइटल लेयर किया गया है। और ये पूरा क्या है, रीनल कॉर्पस्कल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। ये था इसकी हिस्टोलॉजी, जो आप लोग अपनी कॉपी में एक इस तरह का डायग्राम बना लेंगे। जब भी आप एग्जाम में हैं तो कोशिश करेंगे कि दोनों प्रकार का बनाने की कोशिश करें। आप चाहें तो इसको भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम लोग ये सिर्फ इसको सही रूप में आसानी से हमें समझ में आए इस तरह से दिखाई दे, इसलिए इसको ऐसा समझाया गया है। वास्तविक रूप में ये ऐसा ही पाया जाता है, यानी जब हम इसकी स्टडी करते हैं एनाटॉमी हिस्टोलॉजिकली तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। ये था इसका हिस्टोलॉजी का पार्ट। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी। जो हमारी किडनीज हैं, हमारे जो वृक्क पाए जा रहे हैं, उनके कार्य क्या हैं। देखो ये आपको विदित हो गया होगा या आपने देखा भी होगा, और जब भी आपने कभी किसी हॉस्पिटल विजिट किया होगा या कभी कुछ काम पड़ गया होगा आपका, तो आपने देखा होगा कि कईयों के कैथेटर्स लगे रहते हैं, कईयों की किडनीज फेल हो जाती हैं। तो ऐसा क्या है कि किडनी को मतलब ज़रूरी है या किडनी के जो काम है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो हम उन्हीं काम को देखने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा क्या काम करते हैं कि उनके बिना हमारा सर्वाइव होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक एक को देखते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें तो मेजर वर्क इन यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में हमारा सबसे महत्वपूर्ण रोल किडनी का होता है। यूरिनरी जो, इसके अलावा यूरेटर्स भी जो पाए जा रहे हैं, मूत्र नली हैं, मूत्राशय हैं और यूरिथ्रा है, इनका भी रोल है, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण होता है इसमें किडनीज का होता है। जो हमारी वृक्क हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसेंशियल होम्योस्टेटिक फंक्शंस, जो होम्योस्टेटिक जो साम्यावस्था, वो शरीर की जो साम्यावस्था है, यानी उसमें आयनों का, चाहे ब्लड से रिलेटेड जितने भी हैं, उनको मेंटेन करने का काम किडनी से ही होता है। क्योंकि आपको विदित होगा कि विदिन 5 मिनट में पूरा ब्लड जो ह्यूमन्स बॉडी में पाया जा रहा है
वो दोनों किडनी से पास आउट हो जाता है, यानी उसको एक तरह से वहाँ से पहचाना जाता है या फिल्टर कर दिया जाता है। ओके, अब इसका एक एक फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करें रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशंस। मींस ब्लड में जो आयंस पाए जा रहे हैं, जो उनके जो उसका जो कंपोजिशन है उसको रेगुलेट करने का काम इसका किडनी का फंक्शन होता है। यानी ये जो आयन पाए जा रहे हैं उनको रेगुलेट करने का इसमें काम है इनका। किस तरह से? रेगुलेट द आयंस इन ब्लड सच, कौन कौन से वो आयन है? सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम है, फॉस्फेट है, क्लोरीन है। इन मोस्टली इन आयनों का जो कंपोजिशन है, इनका जो संगठन है, उनको रेगुलेट करने में किडनी का महत्वपूर्ण रोल होता है। आवश्यकता होगी तो किडनी के जो नेफ्रॉन भाग है उनसे एब्जॉर्ब होगा, आवश्यकता नहीं होगी तो उनको एक्सक्रीट किया जाएगा, शरीर से बाहर किया जाएगा। मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही रखेंगे, बाहर कर देंगे। तो इसका मतलब ये पूरे ब्लड में जो आयनिक कंपोजिशन है उनको बनाए रखने में किडनी का महत्वपूर्ण योगदान हो गया। नेक्स्ट बात करें तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच। जो हमारा जो ब्लड में जो पीएच होती है उसको बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है किडनी का। The kidneys excrete changeable amount of hydrogen ion into the urine and protect bicarbonate ions, both maintain buffer in blood। जो ब्लड का जो बफर होता है उसको मेंटेन करने के लिए दो आयंस महत्वपूर्ण हैं। एक तो बाइकार्बोनेट आयंस और दूसरा होता है हाइड्रोजन आयंस। जनरली ये होता है कि जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं उनको रिटेक किया जाता है, मतलब यूरिन में पास आउट कम करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन आयन है वो चेंजेबल होते हैं, यानी उनको कभी एब्जॉर्ब किया जाता है और ज़रूरत के हिसाब से उनको एक्सक्रीट किया जाता है। तो दोनों ही आयन जो ब्लड की जो पीएच होती है उसको बनाने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी इसके दोनों फंक्शन हो गए। फर्स्ट हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड आयोनिक कंपोजिशन, दूसरा हो गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, रक्त की सांद्रता अम्लता पीएच को बना के रखने में योगदान। रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ओके, यानी ब्लड कितना होना चाहिए, मतलब उसका वॉल्यूम कितना हो, आयतन कितना हो, उसको भी बना के रखने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। कैसे उसका माध्यम है कंजर्विंग और एलिमिनेटिंग वाटर इन द यूरिन। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो इसको कंजर्व करेगा, किसको? वाटर को। वाटर मेन ब्लड के वॉल्यूम चेंज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर वाटर को कंजर्व किया जाता है तो वॉल्यूम, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट होगी तो ब्लड के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना है तो बना के रखता है। अगर एक्सेस में पानी पीते हैं तो ज़्यादा यूरिन वाटर को बाहर करना होता है। इफ़ इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम देन इंक्रीज बीपी। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो बीपी भी बढ़ती है। इफ़ डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम देन बीपी भी डिक्रीज होता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देन हम बात करें रेगुलेशन ऑफ बीपी, ब्लड प्रेशर की ही बात करें वापस हम लोग, यानी रक्त के द्वारा जो रक्त की जो नलियाँ होती है जिनमें वो बहता है, उनकी भित्तियों पर, उनकी जो वॉल है उन पर लगने वाले प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब इस जो रेगुलेशन ऑफ जो ब्लड प्रेशर को बनाने में किडनी का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कैसे? सिक्रेटिंग द एंजाइम रेनिन। एक एंजाइम होता है रेनिन, उसका सिक्रीशन किडनी के द्वारा किया जाता है। विच एक्टिवेट रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन पाथवे। ये एक पाथवे है जिसमें एंजाइम की कैस्केड मैकेनिज्म चलती है, यानी एक के बाद एक इनके एक्टिवेशन होते हैं, जिससे क्या होता है? इंक्रीज रेनिन कॉजेज एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अगर रेनिन जिसकी वजह से अगर इंक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, रेनिन अगर डिक्रीज होता है तो ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा कुछ कार्य और हैं जिसको हम देखते हैं। मेंटेनेंस ऑफ ब्लड ऑस्मोलिटी। आपको जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे तब इसमें आप जानेंगे कि ब्लड की जो ऑस्मोलिटी है, यानी उसमें पाए जाने वाले आयंस की जो सांद्रता है या उनकी कंसंट्रेशन है, या उसमें पाए जाने वाले आयंस कहें, वो उसकी ऑस्मोलिटी बनाते हैं। तो जो ब्लड की ऑस्मोलिटी होती है वो 300 मिली ऑस्मोल
मिली ओस्मोल पर लीटर में 300 मिली ओस्मोल, ये इसमें इसकी ओस्मोलरिटी होती है ब्लड की। इसको ये ना तो 300 से ज़्यादा होने देते हैं किडनी, और ना ही इसको ज़्यादा कम होने की पॉसिबिलिटी करते हैं। यानी इन 300 ml के 300 मिली ओस्मोल के आसपास इसकी ओस्मोलरिटी को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, किडनी से हार्मोन भी प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, आपको डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि किडनी से कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। यहाँ पर 2 हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं। पहला है कैल्सिट्रायोल, जो क्या काम करता है, एक्टिवेट फॉर्म ऑफ विटामिन डी, हेल्प रेगुलेशन कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ओके, एक्टिवेट ये क्या करता है, जो विटामिन डी होता है उसको एक्टिव फॉर्म में लाने का काम करता है। जब तक कैल्सिट्रायोल रिलीज नहीं होगा तब तक विटामिन डी एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा, यानी वो फंक्शनली नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। और विटामिन डी कहीं ना कहीं कैल्शियम के साम्यावस्था को, होम्योस्टेसिस को शरीर में बनाने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है इरिथ्रोपोइटिन। नाम से पता चल रहा है ये आरबीसी से रिलेटेड है, जो कि क्या करता है, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, यानी ये रेड ब्लड सेल्स को उत्पादित करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करें तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, ये ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बनाने में भी मदद करता है। किडनी कैन यूज़ एमिनो एसिड इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, किडनी क्या करती है कि ग्लूकोज को बनाने में भी मदद करती है। वो इनडायरेक्टली करे चाहे डायरेक्टली करे, मोस्टली इनडायरेक्टली उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज एंड फॉरेजिन सब्सटेंसेस, सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है, यानी इसके द्वारा जितने भी वेस्ट मटेरियल है उसको, और जो बाहर से जैसे हमने कोई दवाई खाई है उसका कुछ दूसरा सब्सटेंसेस बन गया है तो उसको भी बाहर करने का काम किडनी का होता है, जिसमें अमोनिया, यूरिया, बिलरुबिन, क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड। यानी सर आपको पता होगा कि ह्यूमन्स यूरियोटेलिक है, यानी वो यूरिया का उत्सर्जन करता है, तो मोस्टली इसमें यूरिया का उत्सर्जन किया जाता है। इसके अलावा भी ये भी कुछ मात्रा में इनका भी उत्सर्जन किया जाता है। वाटर तो रहता ही है, लेकिन इसके साथ साथ में ये एक्सक्रीटरी या वेस्टेज हैं ये भी उत्सर्जित किए जाते हैं। ये थे किडनी के कार्य, यानी ये लगभग हमारे ब्लड से सीधे रूप से जुड़े हुए हैं। जो किडनी के कार्य हैं उसकी वजह से पूरे ब्लड की जो जितने भी आयन समझ लो, चाहे उनकी पीएच है, इन सब की एक साम्यावस्था बॉडी में होम्योस्टेसिस बनाने में मदद करता है किडनी। और किडनी कहीं ना कहीं किडनी में भी जो है वो नेफ्रॉन्स मदद करते हैं।